एक है अध्ययन, दूसरा है आधुनिकता और तीसरा है विश्व भर से अच्छी बातों को आत्मसात करने की शक्ति। हम आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल जी जहां कहीं जाते थे किताबें उनके साथ रहती थी। वो प्रवास में भी पढ़ते लिखते रहते थे। उनकी रचनाएं, उनके अध्ययन और बौद्धिक विस्तार की गवाह है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अपने घर में तो हजारों किताबें थी। भाजपा कार्यालय की नई बिल्डिंग पार्टी की उस परंपरा का एक केंद्र बनेगी और बननी चाहिए। यहां अध्ययन की व्यवस्था भी है, आधुनिकता भी है और विश्व भर का अनुभव प्राप्त करने की आकांक्षा भी है। मुझे विश्वास है भाजपा का ये आधुनिक कार्यालय निरंतर इन सपनों के लिए, इन संकल्पों के लिए, इस अदम्य इच्छा और उमंग के लिए अविरत प्रेरणा का स्रोत बनेगा। साथियों, हम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक गर्व की बात है कि हम सब जिस दल में काम कर रहे हैं, जिस दल के आचार, संस्कार और विचार ने हमें गढ़ा है, उस दल की और उसके कार्यकर्ताओं की आज विश्व भर में चर्चा हो रही है। आज बीजेपी की पहचान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के तौर पर होने लगी है। आज भाजपा की तुलना दुनिया की उन ऐतिहासिक पार्टियों से होने लगी है जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने देश का भाग्य बदल दिया था। ये समय बीते 4-5 दशकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या की वजह से आया है। ये समय भाजपा सरकार के विकास के कार्यों की वजह से आया है। बीजेपी वो दल है जो भारत के महत्व को, भारत के सामर्थ्य को सशक्त करने के एक ही संकल्प को लेकर के चल रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि दुनिया के कई सारे ऐसे नेता, वो हमारी भाषा से परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सबका साथ, सबका विकास मंत्र दोहराने का प्रयास करते हैं। वो अपनी भाषा में उसका अनुवाद भी करते हैं। साथियों, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट सबका साथ, सबका विकास के मंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की आबादी में बहुत विविधता है। वहां अलग अलग समुदायों के लोग हैं। आदिवासी और विधायी समुदाय के लोग बहुतायत हैं। इस क्षेत्र के लोग भाजपा पर अभूतपूर्व विश्वास दिखा रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के 4 मुख्यमंत्री हैं। 2 अन्य राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकारें हैं। इस सफलता का बड़ा श्रेय भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के इसी परिश्रम की वजह से आज दक्षिण भारत में भी
दूर दूर तक पार्टी का विस्तार हो रहा है। कर्नाटका में भाजपा इतने वर्षों से मजबूत स्थिति में है। आज भी हम नंबर 1 पार्टी है कर्नाटका में। तेलंगाना में भी लोगों का एकमात्र भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। आंध्र प्रदेश में लोगों का भाजपा पर विश्वास दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तमिलनाडु और केरला में भाजपा हर जिले में, हर बूथ पर दिनों दिन मजबूत हो रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हो रहा भाजपा का ये विस्तार हमें सीटों के मामले में और वोट शेयर के मामले में सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। भाजपा को केवल उसकी प्रेजेंस और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है। और भाजपा का स्वभाव है नूतनता, आधुनिकता। नूतनता हमारी निष्ठा है और आधुनिकता हमारी अवधारणा है। इसलिए बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने के सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है। बीजेपी विकास की भी प्रेरणा शक्ति है और बीजेपी बदलाव की भी प्राण शक्ति है। बीजेपी ने सियासत की सोच को बदला है और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है। और इसका एक उदाहरण है भाजपा का सदस्यता अभियान और इसके माध्यम से पार्टी का विस्तार। एक समय था जब हम राज्यों में राज्य स्तर की कमेटी बन जाए तो हम सोच रहे थे कि चलिए उस राज्य में झंडा गाड़ दिया। फिर थोड़ा समय और बीता, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, फिर हम हिसाब लगाने लगे कि भाई कितने जिले हैं जहां कमेटी बनी है, कितने जिलों में कमेटी बाकी है, कब पूरा करेंगे। फिर हम एक कदम आगे चले, फिर हम सोचने लगे चलो जिले तो हो गए, बताओ भाई कितने तहसील में कमेटियां बनी हैं, कितने ब्लॉक लेवल पर कमेटियां बनी हैं। फिर शक्ति केंद्र आया, फिर बूथ पर फोकस हुआ और आज हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। भाजपा पहली पार्टी है जिसने पार्टी की व्यवस्था में संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्था की है। संविधान के तहत भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को नए अवसर देने के लिए निरंतर तत्पर रहती है। हमने पार्टी की समितियों में, कमेटियों में हर बार 25% नए लोगों को लाने की व्यवस्था शुरू की है। हम कार्यकर्ताओं की इसी ताकत से सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। लेकिन हम भले ही सत्ता के शिखर पर पहुंचे हो, लेकिन हमारे पांव आज भी उतने ही जमीन पर हैं
जितने 1980 में हुआ करते थे। भाजपा में ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है जो कष्ट उठाकर, परेशानी झेलकर, कर्तव्य भावना से लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं। हम जहां भी काम करते हैं सामूहिकता की भावना से काम करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसमें मुक्त चिंतन होता है, नए विचार सृजित होते हैं, नए विचारों का सम्मान होता है। चिंतन और अध्ययन करने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे भाजपा परिवार का विशाल विस्तार है, हिस्सा है, वटवृक्ष की भांति है। भाजपा वो पार्टी है जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रभावी और क्रियाशील मोर्चे और कमेटियां हैं। भाजपा में हर मोर्चा अपनी सामाजिक भूमिका में सक्रिय भी होता है, प्रभावशाली भी होता है। साथियों, भाजपा की एक और विशेषता है कि हमारी पार्टी समाज के साथ जुड़कर के काम करती है। भाजपा में समाज की सेवा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को गढ़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल भाजपा सांसद अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं करा रहा है। इनके आयोजन में बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ही निभा रहे हैं। इसमें देश के लाखों युवाओं को भाग लेने का मौका मिल रहा है। हजारों युवाओं को पदक मिल रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं और हमें भी क्षेत्र के सामर्थ्य का परिचय होता है। इसी तरह कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो, समाज के सामने कहीं कोई चुनौती आए या फिर रक्तदान जैसे समाज सेवा से जुड़ा अभियान हो, भाजपा के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिरी तक मोर्चे पर डटे रहते हैं। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, कोरोना के दौरान हमारी पार्टी के लोगों ने कैसे घर घर जाकर मुफ्त राशन और इलाज पहुंचाने में मदद की। और तब तो पता नहीं था कि जाएंगे तो क्या लेके आएंगे। अगर बीमारी घर में लाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती थी। फिर भी ये भाजपा का कार्यकर्ता है। Prime Minister Narendra Modi addressing the gathering as he's inaugurated the extension of the BJP's central headquarters, addressing the cadre at the headquarters soon after the inauguration. Let's go back to that. अगर बीमारी घर में लाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती थी। फिर भी ये भाजपा का कार्यकर्ता है जो हर घर जाता था। आज भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं का समाज के साथ जो भावात्मक संबंध है, वो आपको किसी और राजनीतिक दल में नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं कह नहीं सकता। साथियों, जब हम समाज की सेवा के लिए अपना जीवन खपाते हैं तो सरकार बनाने का अवसर मिलने पर भी ये हमारी प्राथमिकता होता है। इसलिए ही
आज पूरे भारत में भाजपा सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का पर्याय बन रही है। और ये भाजपा का ब्रांड ऑफ गवर्नेंस है। जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां गरीब कल्याण के लिए योजनाएं तेज गति से चलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकारें, वहां युवा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर बनते हैं। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां योजनाओं में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के प्रयास बढ़ने लगते हैं। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलते हैं। साथियों, मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, एकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स भारत के पिछले 75 साल के अलग अलग गवर्नेंस मॉडल्स की कंपैरेटिव स्टडी करें, एनालिसिस करें, देश और दुनिया के सामने रखें। देश ने लंबे समय तक कांग्रेस का एक गवर्नेंस मॉडल देखा है। देश ने कम्युनिस्टों का भी कुछ राज्यों में गवर्नेंस का मॉडल देखा है। देश ने परिवारवादी, फैमिली रन पार्टियों के काम करने का तरीका भी देखा है। अलग अलग गठबंधनों की सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देश ने देखा है। और देश आज पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देख रहा है। एक निश्चित पैरामीटर्स के साथ जब इसकी एनालिसिस होगी, तो गवर्नेंस के मॉडल का महत्व समझ में आएगा। देश के सामान्य मानवी को भी पता चलेगा कि गवर्नेंस के किस मॉडल ने देश को क्या दिया, उसके परिणाम क्या निकले और उनके लिए क्या बेहतर रास्ता है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक बात समझना बहुत आवश्यक है। देश इस समय जिस कालखंड से गुजर रहा है, वो तेज विकास के लिए बहुत अहम है। ये अमृतकाल, ये सिर्फ शब्द समूह नहीं है, ये धरती की सच्चाई है। 140 करोड़ देशवासियों की दिलों की धड़कन है। आज हम सबसे युवा देश हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है, तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है।
जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं आज। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट MP MLA के तहत कांग्रेस की सरकार में, यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5,000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में सीबीआई ने लगभग 5,000 केस दर्ज किए हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत।
आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। हम यहां से आगे बढ़ेंगे, वो भी देशवासियों के विश्वास से बढ़ने वाले हैं। साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो? अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना हो नहीं सकती। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है। वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। लेकिन साथियों, हमें याद रखना है, हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है।
भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है, भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। साथियों, बहुत सौभाग्य से, अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजादी के अमृत काल में राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र निर्माण करने का अवसर मिला है। हम भारतीयों ने मिलकर 2047 तक, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के 100 वर्ष तक देश की इस यात्रा में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लंबी पारी के लिए तैयार करना चाहिए। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा। साथियों, मैं आपको फरवरी 2018 में इसी कार्यालय में कही हुई अपनी एक बात को आज याद दिलाना चाहता हूं। 2018 में इसी भवन का लोकार्पण करते हुए मैंने कहा था कि कार्यालय हमारी कर्मभूमि है, लेकिन भारत की सीमा ही हमारे कार्यों की सीमा है। हमें इस भवन से ऊर्जा लेकर संपूर्ण भारत की सीमा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इसी तपस्या के साथ देश के सपनों को साकार करते रहेंगे। जो सपना हमने पहले देखा था, उसे हम आज पूरा होता देख रहे हैं। जो सपना हम आज देख रहे हैं, वो भविष्य में पूरा होकर रहेगा। इसी विश्वास के साथ आज के इस मंगल अवसर पर और नवरात्रि के पावन त्योहारों के बीच मैं आप सबको, देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम। Prime Minister Narendra Modi there laying out the vision and the roadmap for the Bharatiya Janata Party and its Karyakartas, saying that the headquarters is the place where ideas and this party will grow and flourish, but every single member of the Bharatiya Janata Party needs to continue to work tirelessly for the people of the country and for the glory of Bharat. We take a very short break. Be right back on the right stand. Congress and possibly the NCP, that very much continues to simmer. We'll continue to bring you accounts from the picture in Maharashtra, where you'll remember ever since the Maharashtra Vikas Aghadi was formed years ago, the Congress and the Uddhav Thackeray-led faction have shared a very delicate relationship. Let's take a look at what Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, had to say. Then we'll move on. कालच्या जाहीर सभेमध्ये
सावरकरांचा अपमान आम्ही सहन करणार आहे म्हणजे काय करणार हे तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे. सहन करणार नाही म्हणजे काय करणार. बाळासाहेबांनी तेव्हा सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या मणिशंकर अय्यरच्या थोबाडीत दिली होती. ही हिंमत तुम्ही दाखवणार राहुल गांधींच्या थोबाडात देऊन. And an update we have regarding the Shiv Sena faction led by Uddhav Thackeray. Their leader Sanjay Raut is slamming the BJP over their Gaurav Yatra. He said it's not a Savarkar Gaurav Yatra, it's a Adani Gaurav Yatra. They've just put the mask of Savarkar on it. That's the update coming in. We're going to continue to watch these factions train their guns at each other. Let's bring you a very, very quick timeline over here. Over the weekend, we saw Rahul Gandhi first make a remark at a press conference where he said that he wasn't going to apologize. He was not like V.D. Savarkar. Now, you'll remember that for the BJP, the V.D. Savarkar is a very important figure. But for the Uddhav Thackeray faction of the Shiv Sena, he is also a very important figure, which is why this is playing out so interestingly in Maharashtra, where the Uddhav Thackeray-led faction is an ally of Rahul Gandhi's Congress. Now, let's take a very, very quick look at what Sanjay Raut from the Uddhav Thackeray-led faction had to say. Then we'll connect with our Mumbai bureau chief for more. की सावरकरांचा अपमान झाला म्हणून गौरव यात्रा काढतायत. याच भगतसिंग कोश्यारीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज गौरव यात्रा यांना काढावीशी वाटली नाही. याच भगतसिंग कोश्यारीने महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलेंचा अपमान केला तेव्हा महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले यांची गौरव यात्रा काढावीशी वाटली नाही. का फुले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हा आमचा स्वाभिमान नव्हता का. तेव्हा तुम्ही भगतसिंग कोश्यारींना पाठिंबा दिलात, त्यांचा अपमान पाठीशी घातलात. Okay, let's go over to our Mumbai bureau chief Vinaya Deshpande for context. Vinaya, it's easy to see how this entire controversy, Rahul Gandhi's remarks and then of course Uddhav Thackeray's remarks, and now the BJP saying that they're going to have a Savarkar Gaurav Yatra. The BJP is clearly milking this in Maharashtra, as of course is the Eknath Shinde-led faction. And I just want to understand from you, Vinaya, in the last 24 hours, since Rahul Gandhi first made that remark and we saw Uddhav Thackeray fire off a response, behind the scenes, what kind of feelers are being passed between the Congress and the Uddhav Thackeray-led faction of the Shiv Sena and also the NCP? Where do all these three parties align right now behind the scenes? Well, they really don't align behind the scenes as well on this specific issue, and that is clearly seen. We have seen that after remarks by Rahul Gandhi, Shiv Sena found itself on a sticky wicket again. In fact, it was one of the most, mild attacks by the Shiv Sena led by Uddhav Thackeray against Rahul Gandhi this time. The previous attacks on him with respect to Savarkar were a lot more aggressive. This time on, since they are all together in the Maharashtra Vikas Aghadi, we can see that the attacks were also mellowed down. The Congress also downplayed those attacks, claiming that this is a point of difference that both the parties knew about and they have come together on the basis of a common minimum program. Whether this would have escalated to something bigger, yes, we were on the lookout for that in the last 24 to 48 hours, especially after an open ultimatum and a last threat. Back on the right stand with the latest on no longer a Bahubali, Atiq Ahmed. Under trial, now a convict, sentenced to life imprisonment. The special court in Uttar Pradesh's Prayagraj held gangster-turned-politician Atiq Ahmed and two others guilty in the Umesh Pal kidnapping case of 2006 and sentenced all three to rigorous life imprisonment after finding them guilty under Section 364A and 120B of the Indian Penal Code. The court acquitted the remaining 7 accused, including Atiq's brother Khalid Azim, alias Ashraf. Atiq was brought in a police convoy to Naini jail after a 24-hour-long and over nearly 1,300 kilometer journey from Sabarmati jail to Gujarat. Now, there was apprehension that Atiq's van could overturn and he could be killed in an encounter, but the Uttar Pradesh police took great care in bringing him safely to Naini jail and bringing him into courtroom today. Now, Uttar Pradesh's Bahubali Atiq
no longer a Bahubali, was broke down into tears and cried, hugging his brother Ashraf after being found guilty. He is being the symbol of dark times in Uttar Pradesh, a time when criminal gangsters used to run scot-free with pride across the state and claim to be running the state itself. Murder, kidnapping, land grabbing, and of course, threatening people, intimidating them. The worst, they even used to get political protection because of their influence and of course manpower. These gangsters who ruled over large swaths of Uttar Pradesh for nearly 4 decades, it was difficult to hold them accountable for their crimes or find witnesses or evidence against them. Governments kept changing, but these mafia dons continued to rule the roost and cops used to fear them. The story is different this time around. Atiq Ahmed, no longer a Bahubali, quite literally a Bhigi Billy or someone who broke down in tears, and everybody stepped out. It's a never before, ladies and gentlemen, in Prayagraj that there were so many voices who wanted Atiq Ahmed hanged to death. That's what they wanted. They wanted the maximum punishment. That's what lawyers were demanding outside the courtroom too. He stepped into the world of crime in 1979 when he was just 19 years old. He was named as an accused in a murder case. Over 100 criminal cases have been lodged against Atiq. Out of these, 54 cases are under trial at various courts in the state. Properties of Atiq and family worth over 150 crore have been attached by investigation agencies under the Gangster Act. Over 40 cases have been registered against Atiq's brother Ashraf. Atiq was arrested in 2017 and then shifted to the Sabarmati jail in 2019. And it's not just him. Atiq's brother has 53 cases to his name. Atiq's sons have 8 cases against them. Atiq's wife, Shaista, had 4 cases against her. Atiq became active in politics in 1989 and made his debut in representative politics in the same year by winning the Allahabad West Assembly seat as an independent candidate. He retained the Allahabad West seat twice in 1991 and 1993 as an independent candidate. In 1996, he joined the Samajwadi Party, contested at the same seat as a Samajwadi Party candidate and won. Soon, he left the party in 1998 and joined the Apna Dal in 1999 and contested from Pratapgarh, but he lost. Atiq again won the Allahabad West seat in 2002 assembly elections on an Apna Dal ticket. In 2003, Atiq returned to the Samajwadi fold and in 2004 won from the Phulkar Lok Sabha constituency. Atiq came to the limelight in January 2005 when BSP MLA Raju Pal was shot dead in broad daylight in Prayagraj, after which through a by-election was held in 2005 and Atiq's brother Ashraf won the poll against Raju Pal's widow. He's an accused in the Raju Pal murder case and is presently in Bareilly jail. 5 years later, 2012 assembly elections, Atiq tried his luck from Apna Dal but from the same seat and lost. In 2014, he lost again the Lok Sabha elections from Shravasti on a Samajwadi Party ticket. By now, he was proven don, mafia, gangster and even someone who could claim legitimacy as a Neta or politician. In 2019, Atiq filed nomination papers from inside jail. He contested against Prime Minister Narendra Modi from the Varanasi constituency but managed to get only 855 votes. Atiq was allegedly involved in the killing of Raju Pal, who shot dead in 2005. Umesh Pal was a key witness in the former BSP MLA's murder case and had registered a police complaint in this regard. Atiq and his aides allegedly abducted him in 2006 and forced him to give a statement in court in their favor. On the 24th of February, Umesh Pal was gunned down outside his Prayagraj residence. Umesh Pal's wife lodged a case against Atiq's brother, his brother, wife, 2 sons and 9 others. The FIR also alleged that they had conspired to kill Umesh Pal. Now, we've accessed the audio copy of the verdict that was pronounced by the Prayagraj court and what led to the life imprisonment. The audio copy says, Umesh Pal was kidnapped by Atiq, Hanif and Ansar. Umesh Pal was threatened to be killed. Umesh was given electric shocks by convicts. He was forced to give testimony in the convicts' favor. Umesh gave false testimony because of the threat, influencing witnesses against the judicial system, and this matter stands proven. The fact that Umesh Pal does not live to see this verdict is a travesty, ladies and gentlemen. 17 years. This matter has been in trial and finally the conviction has happened. Joining now is Dharamveer Prajapati, Uttar Pradesh's Prisons Minister. Dharamveer Prajapati ji, namaste, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले अतीक को दोषी करार दिया गया, उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं स्वागत करता हूं न्यायालय के इस निर्णय का कि निर्णय जनहित में है और कहीं न कहीं उमेश पाल का जो पीड़ित परिवार है उनके हित में है और देर से आया है लेकिन ठीक आया है और जनहित में आया है। पर ये देरी कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई? अब तो उमेश पाल भी जीवित नहीं है। हाँ, प्रक्रिया लंबी हुई लेकिन निर्णय आया है, ये स्वागत के योग्य है। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर से माफिया जेल में रहकर अपना साम्राज्य चला रही है, ऐसी हत्याओं को अंजाम दे रही है, ये आपको खटकता नहीं है धर्मवीर जी? जी, निश्चित रूप से अभी हम लोगों को इस पर गंभीरता से हमने एक मंथन भी किया और काम भी किया है और आगे भी और इसको जो है और हम मजबूत करेंगे। इस तरह का कोई भी माफिया का तंत्र जेल से न चले, इस पर हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज समाप्त होगा, पर मंत्री जी अगर जेल से ये अपना साम्राज्य चला सकेंगे तो ये समाप्त कैसे होगा? नहीं चलाने देंगे, हम लोग जो है पूरी मजबूती के साथ इस पे काम कर रहे हैं और जहां कहीं पहले चूकें हुई हैं तो इस पे हमने काम किया है। अभी जैसे हमारे सामने कुछ तथ्य आए तो हमने कार्रवाई भी की है और एक बड़ा संदेश भी दिया है कि सस्पेंड भी नहीं, हमने जेल भी भेजा है अपने कर्मचारियों को और पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम लोग मजबूत किए हुए हैं और हमारा संकल्प है कि इस तरह का कोई तंत्र जेल से न चले। एक तरफ नैनी जेल से 17 अफसरों को ट्रांसफर किया गया इससे पहले कि अतीक को वहां लाया जाए, दूसरी तरफ ये माफिया डॉन बड़े कोर्ट्स में जाकर याचिका दाखिल करते हैं, कहते हैं कि हमें यूपी से बाहर निकाल लीजिए क्योंकि हम यहां सेफ नहीं हैं। जेलों में सभी सुरक्षित हैं और हाँ, ये निश्चित है कि कहीं न कहीं योगी जी की सरकार बनने के बाद में माफिया में उत्तर प्रदेश में एक डर का माहौल निश्चित रूप से है और उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर उठा करके देखें तो माफियाओं को सरकार का और कानून व्यवस्था का डर दिमाग में है और रहना चाहिए। अगर हम जनहित के लिए काम करते हैं तो सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दोबारा सत्ता दी है तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनका मान सम्मान की सुरक्षा, उनके धन की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। कई लोग इसको राजनीतिक टूल भी दे रहे हैं, कुछ लोग कवर फायर दे रहे हैं, पॉलिटिकल हो लीगल हो, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं संरक्षण मिला है, तब इतना लंबा समय लगा है न्याय प्रक्रिया में आने में और फैसला आने में। कहीं न कहीं संरक्षण नहीं रहता तो शायद इतने बड़ा तंत्र स्थापित नहीं होता और ये स्थिति आज जो हमें लोगों को देखने को मिल रही है नहीं होती। शुरू में ही अगर माफियाओं को के ऊपर शिकंजा कस जाए तो कहीं न कहीं जनता को उससे मुक्ति मिलेगी और बड़ा अपराधी नहीं बन पाएगा। पर कई सारे माफिया डॉन्स और पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव वेंडेटा है, जो लोग सरकार के प्रतिकूल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो सरकार के अनुकूल है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये अब जब ये आतंक फैलाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उस समय कुछ ध्यान में नहीं रहता और सरकार का जब चाबुक चल रहा है तो सब अपने ऊपर जब नंबर आता है तब ध्यान में आता है, तो फिर कहते हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है और ये दुनिया का उत्पीड़न करते हैं। अभी उमेश पाल की देखना, दिन दहाड़े में क्या हत्या की, तो देखना चाहिए कि कानून सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े माफिया हो गए हैं तो कानून आपको शिकंजे में नहीं लेगा, कानून आपके लिए काम नहीं करेगा। योगी जी की अगर हम बात करें तो दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व उनमें है और त्वरित जनहित में निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं और कभी भी जनहित में कोई कठोर से कठोर निर्णय लेना होता है तो लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करते और देर भी नहीं करते। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे धर्मवीर प्रजापति जी,
उत्तर प्रदेश में माफिया राज कब खत्म होगा? निरंतर सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। देखिए, सबसे बड़ा एक प्रमाण वहां दिल्ली में देखने को मिला है कि वकीलों ने जिस तरह से विरोध किया है और फांसी के लिए नारे लगाए हैं, जनता ने नारे लगाए हैं, ये पहली बार हुआ है। नहीं तो इतना बड़ा आतंक था कि कोई व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं होता। आज खुले में विरोध किया है और जूतों की माला तक लेकर के लोग खड़े हुए हैं। तो ये योगी जी के नेतृत्व पर भरोसा है, तब लोग निकल करके आए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जनता को वो भरोसा कायम रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत मजबूत हैं। धन्यवाद धर्मवीर प्रजापति जी हमसे बात करने के लिए। Moving on here on the right stand. Ladies and gentlemen, just a short while ago, Prime Minister Narendra Modi, on the occasion of inaugurating the residential complex at the BJP headquarters, laid out the roadmap. He laid out the roadmap for the BJP while saying that things are not going to be easy. Those who tried to finish the Jan Sangh will always pick up the cudgels against the BJP, but the BJP Karyakarta has to work on tirelessly for the people of the country and for the betterment of Bharat. He recollected the ups and downs of the BJP's journey so far from the Bharatiya Janasangh to today as he inaugurated the residential complex and auditorium. He also said that the BJP Karyakartas and the workers of the BJP, to further strengthen the party, have to not just work hard, they also have to read more. Adhyayan is important is what he had said. And he also said we need to learn some of the best practices across the world and from leaders across the world and imbibe those qualities to make the party stronger and in turn help make the country stronger. He's also said that there were many who tried to finish off the party, its existence, its leaders. He also recalled how they came after me. They tried everything in their powers to put me in jail. But he said they were unsuccessful, taking jibes at the opposition, mainly the Congress party. He's also gone back and said it's the people of the country who have given us the power. People of the country who continue to support us, repose their faith in us, and we have to live up to that faith. He recounted that under the PMLA, the erstwhile governments had only collected around 5,000 crore rupees, and that number under the current government or under the BJP-led governments has crossed the 1 lakh crore mark. He's also talked about the focus on spreading the work of the government in social welfare programs and for also said brace up for below the belt attacks from the opposition because they are only going to get stronger and they're only going to get a little more desperate going forward. Listen in. देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब
एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। Prime Minister Narendra Modi there laying it out that the fight is now against Bhrashtacharis versus BJP, but he's also underlined the need for the BJP Karyakarta, the BJP leaders to keep their entire books clean and to stay corruption free. He has said that the BJP should not be tainted by corruption. Big message there. But moving on here on the right stand to yet another big development, ladies and gentlemen. 80,000 cops over 2,600 hours, multiple states, and just one fugitive, Amritpal. It's been 11 days since the Punjab police launched a massive manhunt to nab this secessionist. But since then, the chief of Waris Punjab Day has not only managed to give the Punjab cops a slip, he's given the cops of multiple states the slip, and several videos have now emerged. And the answer to this question, where is Amritpal? In a letter accessed by CNN News 18, the Indian Embassy in Kathmandu has informed the Nepal Ministry of Foreign Affairs that Amritpal is on a lookout circular in India. And according to the letter, Amritpal is believed to be hiding in Nepal and could use his own Indian passport or that of another country to escape to yet another country or another destination through Nepal. Now, tracking this fugitive, Amritpal was from Meherpur in Punjab. He fled in a Mercedes 11 days ago. Shahkot Toll Plaza, where he was seen in a Brezza. So he ditched the luxury SUV to a smaller car. Then from there in Patiala, he was seen on a two-wheeler. And then in Shabad, Haryana, he was spotted walking around under an umbrella and then took a bus and headed to ISBT Delhi, where he was tracked with the aide Papal Preet. Nepal is where he is currently believed to be, because from Delhi he's moved towards Uttarakhand or UP and crossed across to the Nepal border. Intelligence agencies are suspecting a common hand behind these most wanted getting a safe sanctuary in Nepal. News 18 has done a story on this, as how Pakistan's ISI, which has a strong network in Nepal, is using Nepal territory to try and push terrorists into India and also evict them out of India. In August 2013, an Indian team had tracked down India's most wanted terrorist of the Indian Mujahideen, Yasin Bhatkal, to Nepal's Pokhara. He was brought to India in a top-secret operation along with a ski associate and IM's child bomb maker, Asadullah Akhtar. Yasin was responsible along with Akhtar for the most terror strikes in India between 2009 and 2013 and had escaped to Nepal after conducting bomb attacks in Hyderabad and 6 other cities across the country. He was being sheltered by the ISI in Nepal. And despite a high alert and vigil on the India-Nepal border, Amritpal Singh, meanwhile, has managed to make his escape from the country, and agencies believe the ISI has orchestrated it in an effort to give their asset a safe haven. Mumbai's innovative. So that's the big story, ladies and gentlemen. Whether or not they find him in Nepal is a matter which will unfold in the next few days, because Nepal has said, we will cooperate and help you find him. Before we wind up this edition of The Right Stand, take a short break and set up brass tacks. This is what is happening in Navi Mumbai. An innovative sports complex right under a flyover. Empty, vacant space being put to good use for the people of this country, for the youngsters, for the youth. Can this be done across the board? We leave you with these phenomenal pictures. राइट नाउ नवी मुंबई में हूं मैं, एक ब्रिज के नीचे जहां पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. वो लिटरली ऊपर से गाड़ियां जा रही है, हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज बनाई गई है ब्रिज के नीचे जहां पे आप आके खेल सकते हो. ये बास्केटबॉल कोर्ट है, अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो ये भी आप यहाँ पे आके खेल सकते हैं. ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके खेल सकता है जब भी खेलना है. अभी तो क्रिकेट खेल रहे हो, अभी बॉल बाहर जाएगा तो कैसे, इसलिए यहाँ पे ऐसा नेट लगाया गया चारों साइड से, तो बॉल भी बाहर नहीं जाता.
बेहतरीन फैसिलिटी, मतलब बेस्ट यूज ऑफ ब्रिज के नीचे वाला स्पेस आपके The Congress and the Uddhav Thackeray-led faction have shared a very delicate relationship. Let's take a look at what Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, had to say. Then we'll move on. कालच्या जाहीर सभेमध्ये सावरकरांचा अपमान आम्ही सहन करणार आहे म्हणजे काय करणार हे तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे. सहन करणार नाही म्हणजे काय करणार. बाळासाहेबांनी तेव्हा सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या मणिशंकर अय्यरच्या थोबाडीत दिली होती. ही हिंमत तुम्ही दाखवणार राहुल गांधींच्या थोबाडात देऊन. And an update we have regarding the Shiv Sena faction led by Uddhav Thackeray. Their leader Sanjay Raut is slamming the BJP over